वार्षिक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं। हाँ दोस्तों, आपने रिक्वेस्ट की थी कि सर हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवानी है, तो मैंने ये एक ऐसी पीडीएफ तैयार की है जिसमें 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके वार्षिक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इन्हें टाइप करके में मेरे को काफी समय लगा और काफी मेहनत भी लगी है। तो ये मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल धर्माराम फिजिक्स पर प्रोवाइड कर दूंगा, और इसका सॉल्यूशन है वो हम अभी इस वीडियो में करने वाले हैं विद कंसेप्ट। हर एक क्वेश्चन में जो भी कंसेप्ट है और इसके साथ बनने वाले क्वेश्चंस को भी क्लियर करने वाले हैं। तो आपका काम है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना, क्योंकि इस पीडीएफ को तैयार करने में भी काफी समय लगा है और क्वेश्चंस को कलेक्ट करने में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में छोटे क्वेश्चंस के रूप में भी पूछे जाते हैं और इनके कंसेप्ट हैं वो आपके कंपटीशन एग्जाम में भी काफी हेल्प करने वाले हैं। तो ये क्लास आपको हर एक दोस्त में शेयर करनी है और सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोलना है, ताकि मैं ऐसी वीडियोस के प्रैक्टिस सेट आपको एक से बढ़कर एक प्रोवाइड करता रहूं। आज का पहला क्वेश्चन है बल का एसआई मात्रक क्या है। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। ध्यान रखना, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। अब बताओ जूल किसका मात्रक होता है? तो जूल है वो कार्य का मात्रक भी होता है और ऊर्जा का एसआई मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। बताओ शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो पावर, शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो आपको ये बाकी के ऑप्शन के क्वेश्चंस भी याद होने चाहिए। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है? बल का एसआई मात्रक हो गया न्यूटन, वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का, और जूल किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, इनके आंसर भी मैंने आपको एक साथ प्रोवाइड कर दिए नीचे, ताकि आप जब पीडीएफ को पढ़ते हो तब आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो, इसके लिए। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से अदिश राशि कौन सी है? तो अदिश और सदिश होते क्या है? तो अदिश राशि वो होती है जिनमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, वो होती है अदिश राशि। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चाल एक कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। इसी प्रकार कार्य भी कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। ऊर्जा भी कैसी राशि होती है? तो ऊर्जा भी एक अदिश राशि होती है। बात करें सदिश राशियों की, क्योंकि हमारा टारगेट है जो क्वेश्चन लिया है मैंने उससे संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। बात करें सदिश राशि की, तो वो राशि जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है उसे कहते हैं सदिश राशि। जैसे विस्थापन एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है, और अभी हमने पढ़ा था बल भी एक कैसी राशि होती है? तो बल भी एक सदिश राशि होती है, ध्यान में रखना। बताओ बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। मैं पूछूंगा वापस इन क्वेश्चंस को, बार बार वापस पूछूंगा, यदि नहीं आए ना तो देख लेना। आप एक बार में जब पढ़ते हो तो साथ के साथ याद रखते हो, ये चलना है। वापस पूछो तो तुरंत आंसर दे दो मेरे को। अगला क्वेश्चन है वेग का विमीय सूत्र। ये तो वेग का विमीय सूत्र लिया है आपको। विमीय सूत्र है यानी कि विमा है वो वेग की, कार्य की, ऊर्जा की, त्वरण की, प्रत्यास्थता गुणांक की, सबकी विमाएं आपको याद करनी है। धीरे धीरे मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। तो वेग की विमा क्या होती है? वेग को किसमें मापते हैं? देखो जनरल फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकंड। मीटर का मतलब लंबाई एल, सेकंड का मतलब है समय तो टी। तो वेग की विमा हो जाएगी L1 और T-1। किस में दे रखा है? बी ऑप्शन, LT-1 हो जाएगा। अब आप मेरे को बताओ कार्य की विमा क्या होती है, गतिज ऊर्जा की विमा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा की विमा क्या होती है? बताओ। तो ध्यान रखना, कार्य की, गतिज ऊर्जा की, स्थितिज ऊर्जा की, सबकी विमाएं समान होती है। कितनी होती है? M1 L2 T-2, M1 L2 T-2। याद रखना बल की विमा क्या होती है? तो बल की विमा होती है M1 L1 T-2। ये होती है बल की विमा, M1 L1 T-2। विमा कैसे निकालते हैं? यदि वीडियो
डिटेल प्रोवाइड करना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर से प्रोवाइड कर दें, ताकि मैं सभी विमाएं एक साथ कलेक्ट करवा दूंगा। और प्रैक्टिस सेट में तो हम प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। इसी साथ प्रतिरोध, प्रत्यास्थता गुणांक, इन सब की विमाएं आपको पढ़नी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि त्वरण शून्य है तो वेग होगा। पूछा गया, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके पूछा भी गया था, अर्धवार्षिक एग्जाम में भी पूछा गया था और पहले भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी ये पूछा गया है कि यदि त्वरण शून्य है तो वेग क्या होगा। और ऐसा पूछ लेता है कई बार तो कि त्वरण शून्य है तो बल क्या होगा। दोनों ही समझो। यदि त्वरण शून्य है इसका मतलब है कि वेग है वो आपका नियत होने वाला है। त्वरण किसे कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। तो जब वेग में परिवर्तन ही नहीं है, वेग नियत होगा, तभी तो त्वरण शून्य होगा। वेग जब नियत होगा तब त्वरण क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जब वेग में परिवर्तन ही नहीं है, वेग ही नियत है, इसका मतलब है त्वरण आपका शून्य होगा। बिल्कुल आसानी से इसी प्रकार याद रहता है। यदि त्वरण शून्य है तो बल पूछ ले तो बल कितना होगा? तो त्वरण शून्य होता है तो F बराबर m में है, त्वरण शून्य है तो बल भी शून्य हो जाता है। दोनों पॉइंट ध्यान में रखना। कैसे लग रहे हैं ये क्वेश्चन, मेरे को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजना कि ये जो पीडीएफ है उससे आपको कुछ फायदा मिलता है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं इसका सेकंड पार्ट भी आपको प्रोवाइड कर दूं, ठीक है ना। और सब्सक्राइबर है जरूर से बढ़ाना है इस वीडियो को देखने के पश्चात, ताकि मेरे को पता चले कि हाँ इससे आपकी हेल्प हो रही है, आपकी प्रैक्टिस है काफी स्ट्रॉन्ग हो रही है। और ये क्वेश्चन है ना वो 11th क्लास में तो है ही, लेकिन आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। ये भी बात भी ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, वर्तीय गति में त्वरण होता है। तो वर्तीय गति में त्वरण है, तो वर्तीय गति में अभिकेंद्रीय त्वरण कार्यरत होता है। बताओ अभिकेंद्रीय त्वरण का फॉर्मूला। हमें तो फॉर्मूला सब कुछ सीखना है, क्वेश्चन आसपास से कैसे भी आए तब भी कर सकते हैं हम। तो वर्तीय गति में त्वरण होता है तो अभिकेंद्रीय त्वरण कार्यरत होता है। इसका फॉर्मूला होता है AC = v²/r, इसका फॉर्मूला होता है। यदि आपको पूछ ले अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है, तो F होता है mv²/r, अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला। दोनों ध्यान में रखना है। वर्तीय गति में अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय बल कार्यरत होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। समान गति के लिए विस्थापन समय ग्राफ होगा। कह रहा है एक समान गति के लिए विस्थापन समय ग्राफ। बिल्कुल आसान है, एक और ले लो आपको विस्थापन और एक और ले लो समय। यहां पर मैंने ले लिया विस्थापन और यहां पर ले लिया है समय। एक समान गति है, इसका मतलब समान समय में समान विस्थापन तय किया जा रहा है। एक सरल रेखा प्राप्त होगा, बी ऑप्शन प्राप्त होगा एक समान गति के लिए। जैसे 1 2 3 इस प्रकार समय ले लिया, समान समय में समान विस्थापन तय करेंगे तो एक समान गति हो जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सरल रेखा प्राप्त होता है एक समान गति के लिए विस्थापन समय ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुक्त पतन में त्वरण होता है। तो मुक्त पतन होता है ना, इसका मतलब है कि जब कोई वस्तु केवल गुरुत्वीय बल के अधीन गिरती है ना, केवल और केवल गुरुत्वीय त्वरण ही कार्यरत होता है, तब उसे कहते हैं मुक्त पतन में। तो मुक्त पतन में त्वरण कितना हो जाएगा? स्मॉल g के बराबर हो जाएगा। केवल गुरुत्वीय त्वरण के अधीन वस्तु गिरती है तब उसे कहते हैं मुक्त पतन में है वस्तु। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, समीकरण v = u + at में u क्या दर्शाता है? तो v = u + at गति का पहला समीकरण है। v होता है अंतिम वेग, u क्या दर्शाता है? u दर्शाता है प्रारंभिक वेग को, a होता है त्वरण, t होता है समय। ये तो गति का पहला समीकरण है। आप बताओ गति का दूसरा समीकरण। s = ut + 1/2 at²। बताओ गति का तृतीय समीकरण। v² = u² + 2as। और कलन विधि द्वारा गति के तीनों समीकरण व्युत्पन्न किए हुए हैं हमारे YouTube चैनल धर्माराम फिजिक्स पर, तो आप इसको भी देख सकते हैं। बड़ा क्वेश्चन पूछेगा जरूर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल देता है। यानी कि क्षेत्रफल का मतलब वेग और समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देगा।
तो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन देता है। विस्थापन क्यों? क्योंकि विस्थापन क्या होता है, वैसे भी देख सकते हो, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो वेग इंटू समय किसके बराबर होगा? विस्थापन के बराबर होगा। याद रखना, वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या देता है? विस्थापन देता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें कुछ मिसप्रिंट है। यदि वेग 10 से, इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। इसके स्थान पर मैं चलो आपको एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं। बताओ वेग समय ग्राफ की ढाल क्या देती है? आपको बताना है वेग समय ग्राफ की ढाल क्या प्रदर्शित करती है। वेग समय ग्राफ की ढाल प्रदर्शित करती है त्वरण को। याद रख लोगे, वेग समय ग्राफ की ढाल है वो त्वरण को प्रदर्शित करती है। और इससे ऊपर वाला क्वेश्चन हमने देखा ही था, वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल विस्थापन को प्रदर्शित करता है। ये क्वेश्चन ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 10 है, न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है। तो न्यूटन की गति के तीनों नियम महत्वपूर्ण है। न्यूटन की गति का पहला नियम होता है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम क्या होता है? जड़त्व का नियम, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में रहना पसंद करेगी, गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहना पसंद करेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये न्यूटन की गति का पहला नियम है। प्यारे बच्चों, ये पीडीएफ आपको लेनी है तो टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि इसके साथ मैंने आंसर प्रोवाइड कर दिए ताकि आप जल्दी जल्दी वापस पढ़ सको। मात्र 5-7 मिनट के अंदर एक बार वीडियो देखने के पश्चात एक बार रिवीजन कर लोगे, क्लियर हो जाएगा आपका सारे के सारे 40 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, द्रव्यमान माप है। तो द्रव्यमान है पिंड का जड़त्व का माप होता है। जिसका जड़त्व जितना ज्यादा होता है उसका द्रव्यमान ही उतना अधिक होता है। जैसे हमें एक ट्रेन को धक्का लगा रहे हैं तो ट्रेन आगे नहीं जाती है, क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान अधिक है, उसका जड़त्व अधिक है। जड़त्व अधिक होने के कारण वो अपनी अवस्था में परिवर्तन करने का विरोध करेगी। विराम में तो वो विराम में ही रहना चाहेगी। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। थोड़ा सा मैं फास्ट रिवीजन करवा रहा हूं ताकि आपका कम समय में अधिक क्वेश्चन प्रोवाइड कर सके। यदि आपको गति तेज लगे ना कि धीमे तरीके से सोल्व करवाना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अदरवाइज मेरे को ऐसा लगता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो थोड़ी तेज गति से ही होनी चाहिए, तभी मजा आता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रतिक्रिया बल लगता है। तो प्रतिक्रिया बल है वो दूसरे पिंड पर लगता है। प्रतिक्रिया बल का मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा नियम है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। ठीक है ना? ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, रॉकेट वो किस नियम पर आधारित है? न्यूटन की गति के तरते नियम पर, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, यदि क्रिया बल 20 न्यूटन है तो प्रतिक्रिया बल क्या होगा? अरे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ही यही है, एक वस्तु दूसरे वस्तु पर जितना बल लगाती है दूसरी वस्तु उतना ही बल वापस पहली वस्तु पर लगाती है। तो क्रिया बल 20 न्यूटन है तो प्रतिक्रिया बल भी 20 न्यूटन ही होगा। ऐसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि रॉकेट किस नियम पर आधारित है? तो न्यूटन की गति के तरते नियम पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बल इंटू समय किसके बराबर होता है? तो बल इंटू समय आवेग के बराबर होता है। आवेग इक्वल टू क्या होता है? बल इंटू समय होता है। आवेग संवेग प्रमेय भी आपको पढ़नी है, कार्य ऊर्जा प्रमेय भी पढ़नी है, बर्नौली प्रमेय भी पढ़नी है। ये सब महत्वपूर्ण होते हैं। अभी तो हम केवल एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। संवेग का फॉर्मूला P बराबर mv, याद रखना। ऊर्जा का आशय मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का आशय मात्रक आप बताओ, मैं कैसे बताऊं? अब तो मैंने बताया था ना कार्य का मात्रक क्या होता है, बोलो। कार्य का आशय मात्रक भी जूल होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कार्य शून्य होगा जब बल हो, यानी कि कार्य शून्य कब होगा? कार्य बराबर क्या होता है? तो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। और जब थीटा कोण के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है एफ एस कोस थीटा। अब थीटा जब 90 डिग्री हो यानी कि बल और विस्थापन लंबवत हो तब कार्य कितना हो जाता है? कोस 90 का मान शून्य हो जाता है। तो कार्य कितना हो जाता है? शून्य। यानी कार्य शून्य होगा जब बल और विस्थापन कैसे होंगे? लंबवत होंगे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है कार्य का एसआई मात्रक। तो कार्य का एसआई मात्रक तो मैंने अभी बताया था, जूल होता है। शक्ति का मात्रक वोट होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पूछा गया है गतिज ऊर्जा का सूत्र। अरे गतिज ऊर्जा की विमा बता रखी है मैंने, m1L2T-2। अब आता है गतिज ऊर्जा का सूत्र, तो 1/2 mv² होता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, याद रखना। mgh किसका फॉर्मूला होता है? mgh होता है स्थितिज ऊर्जा का। स्थितिज ऊर्जा यानी कि किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें संचित ऊर्जा। जैसे कोई बांध है और बांध में पानी भरा हुआ है, इसका मतलब वो उसकी स्थिति के कारण ऊर्जा है, उसमें स्थितिज ऊर्जा है। जैसे ही आप डैम को खोलोगे तो वो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे ही आपको ध्यान में रखना है, जैसे चाबी भरने वाला खिलौना होता है, उसमें आपने चाबी भर दी तो उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो गई है। जैसे ही चाबी छोड़ोगे, खोलोगे, तो वो गति करने लग जाएगा, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। mg भार का फॉर्मूला W बराबर mg। कोई वस्तु सतह पर रखी हुई है, उसके द्रव्यमान के कारण नीचे की ओर mg बल लगता है। भार एक प्रकार का बल ही होता है, इसीलिए भार एक सदिश राशि होती है। mv की बात करें तो ये संवेग का फॉर्मूला P बराबर mv। अगला क्वेश्चन है स्थितिज ऊर्जा निर्भर करती है। अरे अभी तो बताया है, स्थितिज ऊर्जा U बराबर mgh। ये द्रव्यमान पर भी निर्भर करती है और ऊंचाई पर भी निर्भर करती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, शक्ति किसे कहते हैं? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो कार्य बटा समय हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अरे गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है? आकर्षण प्रकृति का होता है, और दुर्बल बल होता है गुरुत्वीय बल, आकर्षण प्रकृति का। तो सबसे प्रबल बल कौन सा होता है? तो प्रबल नाभिकीय बल होता है। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम भी आपको होना चाहिए, F = G(m)/r² या d², जहां m होता है द्रव्यमान, g होता है गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक, जिसका मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11, और इसका विमा भी आना चाहिए, मात्रक भी आना चाहिए, न्यूटन मीटर² प्रति किलोग्राम स्क्वायर। प्रैक्टिस करते रहोगे ना मेरे साथ तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले कि हाँ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। ऐसे पता नहीं चलता है कि बच्चे पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दिया करो, और या फिर आप है वो वीडियो को लाइक कर दिया करो, ताकि कमेंट बॉक्स में से लिख दिया करो कि हाँ सर इस सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहिए। इतने में मैं आपको बिल्कुल एक से बढ़कर एक क्वेश्चन प्रोवाइड करता रहूंगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं 40 क्वेश्चन करवाता हूँ, स्टूडेंट केवल 4-5 क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो फिर मजा नहीं आता, सारे क्वेश्चन है वो टाइप करने में समय काफी अधिक लगता है, इसीलिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जी का अधिकतम मान होता है। जी का मान अधिकतम कब होता है? तो ध्यान रखना, जी का मान ध्रुवों पर अधिक होता है। ध्यान रखना, ध्रुवों पोल पर जी का मान अधिकतम होता है। ऐसे आपको पूछ ले ये जी का मान आया, तो मैं एक बार बता देता हूं कि गुरुत्वीय त्वरण है, जी का मान वो ध्रुवों पर तो अधिक होता है। साथ ही साथ ऐसा एक भार से संबंधित क्वेश्चन होता है कि यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा? तो चंद्रमा पर क्या हो जाता है? 1/6 हो जाता है, यानी 6 का भाग लगा देना कि पृथ्वी पर भार है वो 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर भार क्या होगा? 1/6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कि कक्षीय वेग निर्भर करता है। कक्षीय वेग है वो द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है और त्रिज्या पर भी निर्भर करता है। ए और बी दोनों हो जाएंगी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, अभिकेंद्रीय बल की दिशा होती है। अभिकेंद्रीय बल की दिशा तो केंद्र की ओर
होती है। फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया था मैंने, mv² अपॉन r होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भार को किससे लिखते हैं, तो mg से। ma क्या है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, याद रखना आप, बराबर है ma। mgh स्थितिज ऊर्जा, mv संवेग। तनाव का फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल, ध्यान रखना, बल बटा क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। हुक का नियम लागू होता है, तो हुक का नियम है वो प्रत्यास्थ पदार्थ के लिए लागू होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हुक का नियम होता क्या है, कई बार सीधा डायरेक्ट पूछता है ऐसे, हुक का नियम लिखिए। तो प्रतिबल किसके समानुपाती होता है, प्रतिबल है वो विकृति के समानुपाती होता है, ये हुक का नियम होता है। फिर समानुपाती का साइन हटाते हो और फिर प्रत्यास्थान गुणांक की विमा भी निकाल सकते हो, इससे आप उसका मात्रक भी निकाल सकते हो। यंग गुणांक का जनरल फॉर्मूला ध्यान में रखना, तनाव बटा विकृति, ऐसे भी बोल सकते हो, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। तो यंग गुणांक है y, उसका एक फॉर्मूला होता है FL बटा AL, ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है, क्योंकि सबसे पहले y इक्वल टू लिखते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। तो प्रतिबल बल बटा क्षेत्रफल हो जाता है, विकृति लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। तो यंग गुणांक के लिए y का फॉर्मूला भी ध्यान में रखना। श्यानता किसका गुण है, श्यानता द्रवों का गुण है प्यारे बच्चों, याद है क्या, श्यानता द्रवों की श्यानता ताप बढ़ाने पर घटती है और गैसों की श्यानता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। तो श्यानता है वो द्रवों का गुण होता है। अगला क्वेश्चन है पृष्ठ तनाव कार्य करता है, तो पूरे आयतन में, केंद्र में, नीचे। तो पृष्ठ तनाव सतह पर कार्यरत होता है। पृष्ठ तनाव की विमा भी पूछ लेता है, ऐसे पूछ लेता है कि जो पानी की बूंद है वो गोलाकार अपने आप को बनाए रखती है, किस कारण, तो पृष्ठ तनाव के कारण अपने आप को गोलाकार बनाए रखती है। पृष्ठ तनाव एकांक लंबाई पर लगने वाला बल पृष्ठ तनाव कहलाता है, फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। ऊष्मागतिकी के नियम देखो, शून्यवा नियम संबंधित है, तो शून्यवा नियम किससे संबंधित है, ताप से संबंधित है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है प्रथम नियम, जैसे बर्नौली प्रमेय भी ऊर्जा संरक्षण पर नियम पर आधारित होती है। आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो आंतरिक ऊर्जा है वो ताप पर निर्भर करती है, आंतरिक ऊर्जा है वो ताप पर निर्भर करती है। ध्यान रखना ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, Q बराबर डेल Q ऊष्मा दी जाती है, कुछ भाग उसका आंतरिक ऊर्जा में, शेष उसके कार्य में, dQ बराबर डेल U प्लस डेल W, ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है। आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है। नियत आयतन पर दी गई ऊष्मा बदलती है, तो किस पर, आंतरिक ऊर्जा पर। आयतन नियत है तो दी गई ऊष्मा है वो आंतरिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे फॉर्मूले से भी समझ सकते हो। dQ ऊष्मा दी, कुछ भाग उसका आंतरिक ऊर्जा में और शेष उसके कार्य में, कुछ भाग आंतरिक ऊर्जा में, शेष उसके कार्य में। W बराबर P डेल V होता है, आयतन नियत है तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, जो भी ऊष्मा दोगे वो आंतरिक ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है, अरे जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है 4200 जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। अगला क्वेश्चन है चालन होता है, तो चालन किस में होता है, ठोसों में। कहने का मतलब है ऊष्मा का संचरण की विधियां पढ़ी थी ना हमने, चालन द्वारा ऊष्मा का संचरण ठोसों में होता है, और संवहन द्वारा ऊष्मा का संचरण तो द्रव और गैस दोनों में होता है। विकिरण में माध्यम की आवश्यकता होती है, तो नहीं, विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य से जो प्रकाश आता है ना वो विकिरण के द्वारा ही आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, तापीय प्रसार निर्भर करता है, तो तापीय प्रसार ताप परिवर्तन पर भी और पदार्थ के प्रकार पर भी निर्भर करता है, दोनों पर निर्भर करता है, ताप परिवर्तन पर और पदार्थ के प्रकार पर, पदार्थ की प्रकृति पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 39, वैसे मैंने 40 क्वेश्चन से अधिक लिए हैं।
कि 39 क्वेश्चन है, रेखीय प्रसार गुणांक की इकाई क्या होती है? तो रेखीय प्रसार गुणांक की इकाई होती है सेंटीग्रेड इनवर्स, या केल्विन इनवर्स भी आपको दे सकता है रेखीय प्रसार गुणांक की इकाई। अगला क्वेश्चन है आवर्ती, आवर्ती और आवर्तकाल में संबंध पूछ ले। तो आवर्ती बराबर होता है 1/, आवर्तकाल। आवर्ती बराबर क्या होता है? 1/, आवर्तकाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, ध्वनि की गति अधिकतम होती है। तो ध्यान रखना, ध्वनि की गति अधिकतम है वो ठोसों में होती है, ठोसों में ध्वनि की चाल अधिक, फिर होती है द्रवों में, फिर होती है गैसों में। तो आंसर हो जाएगा ठोस। दोलन एक है, तो दोलन कैसी है? वर्तीय गति नहीं, अनियमित नहीं, रेखीय नहीं, एक आवर्ती गति होती है दोलन गति। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 43 है, वो रिपीट हो गया है, न्यूटन होता है इसका आंसर बल का। प्यारे बच्चों, जिस स्टूडेंट ने इस कंप्लीट लेक्चर को देखा है, यानी पूरे के पूरे 40 क्वेश्चंस को कंप्लीट देखा है, वो स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट लिखेगा, यस सर इस सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहिए, इसका सेकंड पार्ट प्रोवाइड करना चाहिए, ये सीरीज काफी हेल्पफुल रही, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक तो कर ही सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपने सब्सक्राइब कर दिया है, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब जरूर करवाएं। इसके साथ ही ये जो पीडीएफ है, आपको वापस ये वीडियो देखना नहीं पड़े, क्योंकि एक बार आपने वीडियो देख लिया इसका मतलब सारे क्वेश्चन आपके क्लियर लगभग हो ही गए हैं। अब आपको वापस पूरा वीडियो नहीं देखना पड़े, इसके लिए ये वीडियो की जो पीडीएफ है इस वीडियो की, वो मैं टेलीग्राम चैनल धर्माराम फिजिक्स नाम से ही है, उस पर प्रोवाइड कर दूंगा। इसके साथ के साथ आंसर भी दे रखे हैं मैंने, ताकि पढ़ने में आसानी हो। अल्टीमेटली मेरा उद्देश्य है कि कैसे भी करके आपके जो 11th क्लास है उसके क्वेश्चंस हैं वो काफी तैयार हो जाएं, आगे भी आपको कंपटीशन एग्जाम में भी हेल्प करेंगे ये। थैंक यू।